क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत कहाँ छुपी है? क्या आप बार बार कोशिश करके भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई किताब की समरी बताने वाला हूं जो आपके अंदर छुपी एक ऐसी सुपर पावर को जगा देगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे महान लेखक जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपका दिमाग काम करता है, कैसे आप अपनी सोच की ताकत से हर मुश्किल को हरा सकते हैं और कैसे सिर्फ कुछ आसान से तरीकों से आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई वक्त गवाए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड खास आपके लिए लिखी गई है। इसका मकसद आपको ये बताना है कि आपके अवचेतन मन में इतनी ताकत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जादुई शक्ति से आपको वाकिफ कराना ही इस किताब का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें और अपनी जिंदगी बदल सकें। ये अविश्वसनीय कहानी सुनिए। एक 75 साल की विधवा ने लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना और खुश रहना चाहती हैं। लेखक ने उनसे जो करने को कहा, उन्होंने बिल्कुल वही किया। वो खुद को बार बार याद दिलाती रहीं कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत हैं और अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। और एक दिन क्या हुआ, वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली, उनसे प्यार कर बैठी और दोनों ने शादी कर ली। आज भी वो दोनों बहुत खुश हैं। आपका अवचेतन मन असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपके अंदर मौजूद है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात है। योर माइंड सुपर पावर, यूज इट वाइजली। क्या कभी किसी टेस्ट से पहले आपने खुद से कहा है कि आप फेल हो जाएंगे, या ये कि कोई चीज आपको कभी नहीं मिलेगी? जब आप ऐसा करते हैं तो आप दरअसल अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव विचार मत आने दीजिए, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहिए, विश्वास रखिए और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। यहां एक और बेहतरीन उदाहरण है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो खुद को यकीन दिलाती रहीं कि उनकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये उनके मजबूत विश्वास का ही नतीजा था कि सच में उनके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। आपका चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है जो निर्देश देता है, और आपका अवचेतन मन उस क्रू की तरह है जो बिना किसी बहस के उन निर्देशों का पालन करता है। ये सही या गलत का फर्क नहीं करता, बस आपके विचारों को बेझिझक अपना लेता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझकर चुनिए, अच्छा चुनिए और अपनी खुशियां चुनिए। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की जादुई ताकत। क्या आप जानते हैं कि एक सर्जन बिना एनेस्थीसिया के 400 से ज्यादा ऑपरेशन कैसे करता था? ये कहानी है स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्दिले की। उन दिनों एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी, तो डॉक्टर एस्दिले ने एक अनोखा तरीका अपनाया, मेंटल एनेस्थीसिया। वो अपने मरीजों को पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें न तो कोई दर्द होगा और न ही कोई इन्फेक्शन। कमाल की बात तो यह है कि उनके ऑपरेशन हमेशा सफल होते थे और मरीजों के मरने की दर सिर्फ 3% थी। वो बस अपने मरीजों को हिप्नोटाइज करके उनके कानों में फुसफुसाते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका अवचेतन मन आपके शरीर में सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका पाचन और आपके विचार। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो ये विनाशकारी भावनाएं, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस पैदा होती हैं, जिन्हें दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी बॉडी में अल्सर, दिल की बीमारियां, एंजाइटी या मानसिक बीमारियां पैदा कर सकती हैं। अपने दिमाग में उठने वाले हर विचार पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपके कर्म बन जाते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए सोने से पहले मन में एक लक्ष्य तय करें, खुद से कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप अपनी अच्छी सेहत, पैसा या रिश्तों के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके चमत्कार देखकर आप दंग रह जाएंगे। अध्याय 4 और 5, मानसिक उपचार के पुराने और नए तरीके। साल 1910 की एक मशहूर कहानी है। एक आदमी की जीभ को लकवा मार गया, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी जीभ में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी।
और सच में कुछ ही मिनटों में उसकी जीभ ठीक हो गई और वो उसे हिला डुला पा रहा था। कई एक्सपेरिमेंट्स में हिप्नोटाइज किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन दिलाया गया कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे सच में उसी बीमारी के लक्षण दिखाने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके अवचेतन मन ने कही हुई बातों पर यकीन कर लिया। इसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसी तरह से काम भी करने लगता है। ये ठीक इसके उल्टा भी काम करता है। जब किसी मरीज के अवचेतन मन को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो कभी बीमार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका अवचेतन मन ऐसा करने को न कहे। हमेशा अपने अवचेतन मन की ताकत को याद रखें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी बदौलत आपके जीवन में कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका हाथ से जाने न दें। आज हम सब अपने अवचेतन मन की शक्ति से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि इसकी ताकत से अपनी जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये जानें कि आपको क्या चीज ठीक कर सकती है, फिर उसे अपने अवचेतन मन को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें, क्योंकि ऐसा करना मूर्खता होगी। और सबसे आखिरी बात, प्रार्थना करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अध्याय 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल तकनीकें। क्या आप जानते हैं कि एक पुल बनाने से पहले इंजीनियर्स क्या करते हैं? वे पहले उसका एक परफेक्ट मॉडल अपने दिमाग में बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और फिर एक एक करके सारे स्टेप्स सही क्रम में फॉलो करते हैं। अगर वे एक भी स्टेप पहले या बाद में करें तो पुल गिर जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं भी इसी तरह काम करती हैं। हमें जो मिलता है वो न तो पहले मिलता है और न ही बाद में, बल्कि बिल्कुल सही समय पर मिलता है। पहली तकनीक है पास ओवर टेक्निक। इसमें आपको अपने विचारों और इच्छाओं को सीधे अपने अवचेतन मन में डालना होता है, ताकि आप किसी भी बीमारी को दूर कर सकें। जैसे अगर एक छोटी लड़की का गला खराब है तो वो खुद से बार बार मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही वो सच में ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप जो चाहते हैं उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बना लें। आप इसे अपने फोन या लैपटॉप का वॉलपेपर बना सकते हैं या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं। बस अपने सपनों की फोटो को एक कार्डबोर्ड में लगाएं और रोज उसे देखें। और आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके शरीर का तनाव कम होता है और आपका अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। यह आपके विचारों को और भी बेहतर ढंग से सोख लेता है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से ठीक पहले का समय सबसे बेस्ट होता है। अध्याय 7, अवचेतन मन की आदतें, लाइफ गार्ड है। लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले एक खास काम करते थे। वे सोने से पहले अपने अवचेतन मन को उन सभी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और वो कहते थे कि उनका अवचेतन मन उन्हें एक पूरी तरह से तैयार कहानी देता था जिसे बाद में वे सिर्फ लिख लेते थे। ज्यादातर बच्चे स्वस्थ और मजबूत पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, लेकिन बीमार पड़ना और कमजोर होना सामान्य नहीं है, क्योंकि ये जीवन के प्रवाह के खिलाफ है। खुद की रक्षा करना हम इंसानों की सबसे मजबूत प्रवृत्ति होती है। फ्रेडरिक एलियस एंड्रयूज नाम के एक लड़के को स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस था। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा। उसकी प्रार्थनाएं काम आई और वो सच में ठीक होकर एक स्वस्थ इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को नया कर लेता है। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें, क्योंकि जीवन का प्रवाह यही है कि हम स्वस्थ रहें, मजबूत बने और डर, चिंता और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें, क्योंकि ये आपको कई बीमारियों का शिकार बनाती हैं। इन सब से बचने के लिए हमेशा सकारात्मक सोचें। अध्याय 8, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक फर्नेस रिपेयरमैन से एक बॉयलर ठीक करने के लिए $200 मांगने पर झगड़ रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये रकम बहुत ज्यादा है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो एक छोटे से मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी नॉलेज की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ को दूर करने के अनेक तरीके हैं। हमारी असफलता की एक बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच के टकराव को दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को बार बार पूरा होता हुआ देखें। अध्याय 9 और 10, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पैसे और अमीरी के लिए कैसे इस्तेमाल करें।
क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ लोग अपने काम में सफल होते हैं जबकि उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं? लेखक के एक दोस्त की कहानी सुनिए जो साल में $75,000 लगभग 55 लाख रुपए कमाते थे। वे 9 महीने की लंबी छुट्टी पर दुनिया घूमने गए, खूब पैसे उड़ाए और मजे किए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और यहां तक कि उनसे बेहतर काम भी कर सकते थे, वो सब उनसे छोटी पोजीशन में रह गए थे और कम सैलरी लेते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में न तो कोई जानकारी थी और न ही कोई दिलचस्पी, और इसीलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो यह है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन में नए आइडियाज सोचने होंगे, इसे प्रेरित, मोटिवेट करना होगा, तभी ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे लगातार प्रेरणा देते रहें कि आप अमीर हैं, आप ज्यादा कमा रहे हैं, और आपका अवचेतन मन जो नए विचार देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। आप जो कहें उस पर पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका अवचेतन मन तभी उन आइडियाज को मानेगा जब आपका चेतन मन भी उन्हें स्वीकार करेगा। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो यही आपकी असफलता का पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल दें कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पैसे से नफरत करने पर आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बजाय पैसे को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझकर इसे प्यार करें, अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं वे अक्सर किसी न किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जब ऐसे लोगों के दोस्त उनसे ज्यादा कमाते हैं तो वे जल भुनकर खाक हो जाते हैं और उनका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहे होते हैं अब उसी को कोसने लगते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान न बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार हैं। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई न करें। अध्याय 11 और 12। आपका अवचेतन मन आपकी सफलता का साथी है, और देखिए कैसे वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वो काम करें जो आपको पसंद हो और जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको नहीं पता कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। जैसे अगर आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाएं, जैसे एंडोडोंटिक्स या ओरल सर्जरी। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे बल्कि दूसरों के भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो ये और भी बेहतर होगा। इन सभी स्टेप्स को अपनाते समय अपने अवचेतन मन की शक्ति को कभी न भूलें। बहुत से वैज्ञानिक इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई दूसरे वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल वैज्ञानिक टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका आविष्कार कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके वो जो चाहें वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस स्तर पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के बनने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का दोष, डिफेक्ट भी दिख जाता था। इसलिए आविष्कार करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह से बनाते थे कि उसमें कोई दोष ना रहे, जिससे उनका पैसा और समय बर्बाद होने से बच जाता था। अध्याय 13, 14 और 15। आपका अवचेतन मन और नींद, वैवाहिक समस्याएं और खुशियां। ये तकनीक मेरे लिए कभी फेल नहीं हुई। जब भी मुझे सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं अलार्म सेट करने के बावजूद खुद से बार बार कहता हूं, मुझे टाइम पर उठना है, मैं उठ जाऊंगा। मैं तब तक ये सोचता रहता हूं जब तक ये बात मेरे अवचेतन मन में पूरी तरह बैठ ना जाए, और नतीजा, मैं हमेशा अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता हूं। ये दिखाता है कि हमारे अवचेतन मन में कितनी जबरदस्त ताकत है। मार्गदर्शन, गाइडेंस का मतलब हमेशा पैसे या किसी चीज से मदद मिलना नहीं होता, और जरूरी नहीं कि ये सिर्फ तभी मिले जब आप जाग रहे हों। कई बार आपके सपने भी आपको सही रास्ता दिखाते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्ति को कभी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी बुरा असर डाल सकता है। किसी के साथ जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। जब आप किसी से सिर्फ पैसे, रुतबे या अपने अहंकार के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता और लंबे समय तक नहीं टिक पाता। शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहिए, जहां दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हों और वे एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सकें। आजकल लोग मानते हैं कि शादी हर समस्या का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको खुद पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद ना करें कि वो आपको हर खुशी देगा।
खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं बल्कि अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को बार बार दोहराना इस बात की निशानी है कि आपके मन में नकारात्मक विचार भरे हुए हैं। आपका अवचेतन मन भी इन्हीं विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी पर यकीन रखें ताकि आपका अवचेतन मन भी यही माने। हमेशा याद रखें कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बहुत आम बात है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से कम जरूरी नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी वैवाहिक समस्याएं डिस्कस ना करें। आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ये सच में टूट सकती है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके अवचेतन मन को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नकारात्मक सोचेंगे तो खुशियां कहां से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियां कैसे चुनें। इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी जिंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उसके हाथ में है और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। अध्याय 16, 17, 18 और 19। आपका अवचेतन मन और इंसानी रिश्ते। सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन संस्थापक, कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात सद्भावना, सम्मान और समझ पर भी लागू होती है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचें और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही होता है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा और आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को सम्मान दें और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आएं, जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब कोई आपको तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। अब चाहे आप उस बात से चिढ़कर अपना पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीख जाएं। उन्हें माफ करना सीखें। लोगों को माफ करना दरअसल दिमाग के लिए नकारात्मक विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा शांति और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ करके आप जीवन को वापस भी कुछ देते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका अवचेतन मन भी कुछ इसी तरह आपको माफ करता है और उस चोट को ठीक करता है। एक आदमी दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे दिल की बीमारी हो गई। उस आदमी ने मुश्किल से ही कभी अपने बच्चों के साथ समय बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की। उन्होंने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को समय न देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से मजबूर होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे नजरअंदाज न करें। ये स्वीकार करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी हैं। उन्हें ये मानने में शर्म आती है, पछतावा होता है और उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस स्तर पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा किला फतह कर लिया है। अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने की राह में सबसे पहली बाधा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। एक बार एक महिला एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसके नकारात्मक विचार उसके अवचेतन मन में जमे हुए थे और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक कुर्सी पर बैठकर आराम से वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराती थी कि उसके पास गजब की आवाज है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर लगता।
जिस दिन उसका ऑडिशन था उसकी एक रात पहले उसने ये तकनीक दोहराई और कमाल की बात है कि ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। अध्याय 20, जवां दिल कैसे बने रहे हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेनी पड़ी। उस आदमी ने लेखक से कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से पहली कक्षा में जाने जैसा है। उसके लिए ये जिंदगी और समझ की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उनका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से वैज्ञानिकों ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, अक्सर उनके अंग फेल हो जाते हैं। वे उम्र के प्राकृतिक प्रक्रिया को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके अवचेतन मन में नकारात्मक विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। दोस्तों, ये बुक जोसेफ मर्फी ने लिखी है और इसे पब्लिश किया है अमेजिंग रीडर्स ने, और इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। हमारी इस समरी को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम श्रोताओं को ये बुक खरीदने के लिए प्रेरित कर सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि इसने आपके अंदर की सोच को जगाया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैजिक मंत्र के साथ।